अब क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं ये 30 मार्क्स का जो पेपर होता है मिड मिड टर्म सेमेस्टर का। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट कर जाएंगे, और हमेशा होगा ही होगा ऐसा। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं किस तरह के आ रहे हैं। डेटा वेयर हाउस क्या है, इसकी डेफिनेशन तो तुम याद कर लो, रट्टा मार लो, पहली लाइन तो याद ही कर लेना। फिर क्या गोल है, तो अभी हमने जो रिवीजन करी उसमें गोल्स मेंशन थे ना। ग्रैनुअलिटी क्या होती है, ऐसे टर्म्स जो होते हैं, देखो 2.5 मार्क्स का आ रखा है ना, तो हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें ही, मगर कुछ चीज़ें ऐसे फंस जाती है जो हमने पहली बार नाम सुने होते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता मत करना। या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि 2.5 मार्क्स के आकाश में से क्वेश्चन ढूंढ लो जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि उसी में आती है वैरायटी। बाकी बड़े क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड है ना। कि फिर जैसे ओ का बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि डेटा वेयर हाउस ओ में अंतर बताओ, कंपेयर करो। छोटा क्वेश्चन है तो लिमिट में लिखना, डेटा क्यूब्स क्या होते हैं, अब इसका बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब बड़े क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं कि एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप डेटा क्लीनिंग के बारे में बताओ, ईटीएल के बारे में बताओ, ओवरव्यू ऑफ डेटा वेयरहाउस कंपोनेंट डायग्राम के साथ बताओ। ठीक है, ये शायद पिछले पेपर में भी आ रखा था एंड टर्म के, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अटेम्प्ट बोथ पार्ट, स्टार और एक्सप्लेन स्टार स्कीमा है ना। तो मैंने जब तीनों के डिफरेंस बताए थे तो उसमें स्टार भी था, तो वहाँ कर सकते हो। और फिर आता है ये कि ओ और ओलैप को डिस्टिंग्विश करो, 5 नंबर का आ गया वहाँ पे, 6 6.5 में आएगा। मेटा डेटा और वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी डायमेंशनल डेटा डिस्कस करो, एक्सप्लेन डिफरेंट रिपोर्टिंग एंड क्वेरी टूल्स, है ना। बस इतना ही है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, और इसके कुछ कुछ के आंसर मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो कि डेटा वेयर हाउस क्या है और गोल्स क्या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है दैट स्टोर स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालाइसिंग, है ना। डेटा वेयर हाउस ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन ना आए इसका और तुम ये लाइन ना यूज़ करो, कुछ भी आएगा डिफरेंस आ जाएगा या कुछ और रिलेटेड चीज़ आएगी तो डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। तो एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जो स्टोर करती है स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज कि हम रिपोर्ट कर सकें और एनालाइज कर सकें। अब गोल क्या है डेटा डेटा वेयर हाउस का, मैंने गोल के डब्बे बना के तुम्हें पिछली वीडियो में दिखाए थे, तो वही है, इंप्रूविंग डेटा एसेसिबिलिटी, कंसोलिडेटिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग अ सिंगल सोर्स फॉर ट्रुथ फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यही है। उसके बाद ग्रैनुअलिटी का पूछ रहा था, मैं एक लाइन बता देता हूँ तुम्हें, एक लाइन काफ़ी है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में रिपीट हुआ है, तो मैं जब उसको डिस्कस करूँगा तो वहाँ थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, है ना। तो रिफ़र करता है लेवल ऑफ डिटेल्स और एग्रीगेट्स ऑफ डेटा इन डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो जितनी डिटेल्स में गया है, कितना डिटेल में जा रखा है लेवल, वो ग्रैनुअलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन ग्रैनुअलिटी का आया था, कंपेयर करना है ओ और डेटा वेयर हाउस को, और फिर डेटा क्यूब के बारे में नोट लिखना है, तो वो भी देख लो। ओ और देखो मैंने बहुत छोटा लिखा है ना। और ऐसा हम क्या करते हैं, भावना में बह जाता है, 2.5 मार्क्स में एक पेज लिख लेते हैं, और फिर 5 नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मुश्किल से हमें एक पेज आता होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स ही हमारे, मान लो कि 10 पॉइंट्स लिख दिए एक पेज के अंदर ही आ गए, या 5 पॉइंट्स लिख दिए, उसके आगे बनता नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा लिमिट में लिखना है, और चीज़ों को खुला खुला कर सकते हो तुम, और क्या बोलो। ओ फोकस ऑन ट्रांजेक्शन प्रोसेस ऑफ करंट ऑपरेशनल डेटा विद हाई वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है ओ और हाई वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी रहती है। और डेटा वेयरहाउस क्या फोकस करता है, हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेट डेटा पे। ठीक है, और एनालाइज टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। तो ये हाई वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, करंट ऑपरेशनल डेटा पे। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है, इसमें क्या होती है, हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस होता है, और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। डेटा क्यूब्स की बात करें तो ये भी प्रीवियस ईयर पेपर के रिपीट है। ठीक है, हाइपर क्यूब पूछा था प्रीवियस ईयर में, उस पर भी आएंगे हम। डेटा क्यूब्स आर मल्टी डायमेंशनल एरे यूज फॉर ओ एनालिसिस। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, नाम से ही पता चल रहा है क्यूब्स है। तो विद ईच सेल रिप्रेजेंट यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन एंड मेजर्स, इसके बारे में बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो तुम। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है कितना पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ईटीएल क्या होता है और डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स बताओ। और इसका जो बी पार्ट है, ओवरव्यू ऑफ डेटा हाउस कंपोनेंट्स, इसके बारे में भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर में डिस्कस करूंगा, तो बता दूंगा, क्योंकि मैंने उसमें डायग्राम वगैरह भी बना रखा है, बार बार नहीं बनाएंगे, है ना। तो पहले ईएलटी देख लेते हैं, ये है हमारा ईएलटी। ईएलटी किसके लिए स्टैंड करता है, ईटीएल। ठीक है, ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड। एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यानी एक्सट्रैक्ट करा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ कॉमन फॉर्मेट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करा, एंड लोडिंग इट इनटू अ डेटा वेयर हाउस। तुम्हारे डेटा वेयर हाउस में ऐसा कुछ है कि हम अलग अलग जगह से डेटा लेके आ रहे हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कॉमन फॉर्मेट में। ठीक है, कि कोई, जैसे हम बच्चों से डेटा मांगते हैं तो कोई बच्चा अपना नाम पहले लिख देता है, फिर रोल नंबर लिखता है, कोई रोल नंबर पहले नाम, है ना। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद उसको डेटा डेटा वेयर हाउस में लोड कर रहे हैं। तो ईटीएल प्रोसेस जो है वो ये इस तरह का होता है। अब डेटा क्लीनिंग की बात आई तो क्लीन करना डेटा को, नाम से ही पता चल रहा है क्या करना, मिसिंग और इनकरेक्ट डेटा को आइडेंटिफाई करना, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, और हैंडलिंग आउटलायर्स या एनोमलीज को हैंडल करना।
ठीक है? अगर मेन स्टेप्स पूछे जाएँगे तो ये 6 स्टेप्स हैं, 6 नंबर का या साढ़े 6 नंबर का आएगा अगर ऊपर वाला भी पूछा जाता है तो। तो डेटा प्रोफाइलिंग, एक वर्ड बता रहा हूँ मैं, ये छोटा-सा बता रहा हूँ, इसका तुम बड़ा-सा बना के लिख देना। डेटा प्रोफाइलिंग ये स्टेप्स हैं किसके? डेटा क्लीनिंग के। तो डेटा प्रोफाइलिंग, एनालाइजिंग क्वालिटी ऑफ डेटा, ठीक, क्वालिटी डेटा की ज़्यादा गार्बेज तो नहीं है उसमें। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कन्वर्टिंग डेटा इनटू कॉमन फॉर्मेट, वही ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। फिर डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लींजिंग, करेक्टिंग एंड रिमूविंग इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंट डेटा, जो डेटा इनएक्यूरेट है या इनकंसिस्टेंट है ना? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट सूटेबल फॉर डेटा वेयरहाउस, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आए वो ऐसे फॉर्मेट में लाएगा जो डेटा वेयरहाउस को सूटेबल रहे। ठीक है? फिर आता है डेटा इंटीग्रेशन, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से डेटा को यूज़ करा जा रहा है तो इंटीग्रेट तो हो ही रहा है। डेटा इनरिचमेंट यानी एडिंग एडिशनल डेटा जिससे कि वैल्यू डेटा की हमारी एनहांस हो जाए। ठीक है? कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख देते हो तुम जो टीचर को नज़र आते हैं कि हाँ, अब आंसर थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। तो वही है, ऐसा डेटा एनहांस ऐड करना जिससे एग्जिस्टिंग वैल्यू एनहांस हो जाए। सो आगे के क्वेश्चन जो हैं वो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, क्योंकि इनको लिखने में जो है वो टाइम लगता है ना? नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो ये मैंने खुद ही नोट्स बना रखे हैं, तो तुम्हें इससे ईज़ी पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं दे दूँगा, ये सेम ही क्वेश्चन है। स्टार स्कीमा के बारे में पूछा था अगला क्वेश्चन ना, और एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो स्टार स्कीमा एक टाइप ऑफ डेटाबेस स्कीमा है जो कि डेटा वेयरहाउस में यूज़ होता है, जहाँ पे सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है ना, कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशनल टेबल, जैसे मैंने तुम्हें डिफरेंस के टाइम पे बताया था। तो एडवांटेज क्या है? पहली बात तो सिंप्लीफाई करता है क्वेरीज को, और रिपोर्टिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जॉइंट रिक्वायर्ड। ठीक है? जो जॉइंट्स होते हैं। इनहैंस क्वेरी परफॉर्मेंस फॉर लार्ज डेटा सेट, तो ये ज़्यादा डेटा सेट है तो क्वेरी परफॉर्मेंस को इनहैंस कर देता है, और अंडरस्टैंड करने में आसान होता है, मेंटेन करने में भी। डिसएडवांटेज क्या है? रिडंडेंसी हो जाती है डेटा की, डेटा रिपीटिशन हो जाता है। ड्यू टू डीनॉर्मलाइजेशन कैन लीड टू लार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट, तो स्टोरेज ज़्यादा बढ़ जाती है ना? डिफिकल्ट टू एकोमोडेट चेंज इन डेटा रिक्वायरमेंट, डेटा में कोई चेंज लाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बार बार तुम्हें एडिट करना पड़ेगा अलग अलग जगहों पे। नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, क्योंकि फिर रिडंडेंसी और बढ़ जाएगी। अब OLTP और OLAP में डिफरेंस पूछ रहे थे, अगला क्वेश्चन था ये। और OLTP मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, एंड OLAP मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ये अलग अलग सिस्टम हैं प्रोसेसिंग के। तो OLTP मतलब क्या करता है ये? हैंडल करता है ट्रांजैक्शन डेटा फॉर डे टू डे ऑपरेशन। ठीक है? किसकी बात हो रही है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की। हैंडल करता है डे टू डे ऑपरेशन, ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, डील विद स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड सिंपल क्वेरीज। ठीक है? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा से डील करता है, यूज फॉर ऑपरेशनल स्टाफ टू मेक डे टू डे डिसीजन, जो ऑपरेशनल स्टाफ के काम आता है। मगर वहीं पे ओलैप की बात करें तो ये हैंडल्स एनालिटिकल डिसीजन डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल डेटा को देखता है, ऑप्टिमाइज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इन डेटा माइनिंग। ठीक है? डेटा माइनिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करता है, डील विद लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है? यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, और बिजनेस एनालिस्ट को यूज़ करते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए, कि वो आगे के फर्दर डिसीजन क्या ले सकें। एक अच्छी बात यह है कि ओएल मतलब मैं समराइज करना चाहूँ तो OLTP फोकस ऑन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। और OLAP मतलब हिस्टोरिकल या एग्रीगेट डेटा, है ना? जैसे मैंने तुम्हें जब डेटा वेयरहाउस का बताया था, तो फोकस इज ऑन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस फॉर करंट ऑपरेशनल डेटा विद हाई वॉल्यूम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मगर ये OLAP क्या करता है? हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेट डेटा को एनालाइज करता है टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। अब मेटा डेटा के बारे में पूछ लेते हैं, क्यों ज़रूरी है? तो मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए कि मेटा डेटा के ये तुम पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है? बुलेट्स बनाता है तो ज़्यादा, क्योंकि टाइम लग रहा था, ठीक है? मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाया इसको, बस इतना बनाया कि तुम पढ़ पाओ, नोट्स बना पाओ। तो डेटा दे डिस्क्राइब अदर डेटा, है ना? मेटा डेटा क्या होता है? डेटा फॉर डेटा, है ना? जो डिस्क्राइब करते दूसरे डेटा को, एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ डेटा, कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसी रिलेशनशिप है, ये इसके लिए ज़रूरी होता है मेटा डेटा बनाना। इंक्लूड इन्फॉर्मेशन की डायमेंशनल क्या है, हायरार्कीज़ क्या है, मेजर्स क्या हैं इसके। ठीक है? इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव डेटा एसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? तो मेटा डेटा की हेल्प से भी डेटा को एसेस कर सकते हो, और इससे इफेक्टिवली एसेस होता है। इंपॉर्टेंट तो ये हो गया, हेल्प्स इंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। फिर आता है कैन एड इन डेटा गवर्नेंस, कंपाइलेंस इन सिक्योरिटी, इसके लिए हेल्प कर सकता है डेटा गवर्नेंस, कंपाइलेंस, सिक्योरिटी। अब एक क्वेश्चन के आगे था कि मल्टी डायमेंशनल के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, तो मेटा डेटा इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने भी बताया, है ना? स्ट्रक्चर रिलेशनशिप देखने के लिए इन डेटा वेयरहाउस या ओलैप क्यूब में, इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सच एज डायमेंशनल, हायरार्की, मेजर एंड उनके एट्रीब्यूट्स की भी इन्फॉर्मेशन होती है। मेटा डेटा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ users to assess and understand the data effectively and help to ensure that data is accurate, consistent and reliable। तो डेटा को एसेस करने में, डेटा कंसिस्टेंट रिलायबल है, इस सब पैरामीटर्स को देखने के लिए मेटा डेटा यूज़ होता है। इट एनेबल यूजर्स टू लोकेट, रिट्रीव एंड यूज़ द डेटा दे नीड। ठीक है? जो डेटा उनको चाहिए वो लोकेट हो पाए। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग एंड पर्पस। एक्सप्लेन डिफरेंट रिपोर्टिंग एंड क्वेरी टूल्स। अब क्वेरी टूल्स और रिपोर्टिंग टूल्स पेपर में आ सकता है, जैसे कि हमारे पहला पेपर जो हुआ था उसमें आ गया था,
है ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला, कि उसमें टूल्स पूछ लिए थे। तो इसमें भी टूल्स आ सकते हैं, तो इन टूल्स को तैयार रखना है। एसक्यूएल तो जाना-पहचाना है, उसके अलावा क्या लिखेंगे, ठीक है? पहले एक-एक करके देख लेते हैं रिपोर्टिंग और क्वेरी टूल्स होते कौन-कौन है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग एंड क्वेरिंग रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है? क्रिस्टल रिपोर्ट्स, ये क्या है, एक टूल है डिज़ाइन और जनरेट करने के लिए रिपोर्ट्स के लिए, कि जो-जो डेटा सोर्स हमें मिले हैं। और बिज़नेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सूटेबल टूल फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन। कॉग्नोज, ये भी बीआई का टूल है, प्लेटफॉर्म फॉर रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। टैब्ल्यू, ये तुमने सुना होगा, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्रिएटिव इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए। क्विक व्यू, बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग डैशबोर्ड। एक्सेल तो स्प्रेडशीट है, दैट कैन बी यूज इन डेटा एनालिसिस, है ना, एक्सेल का सबको पता है। पावर बीआई, बिजनेस एनालिटिक्स, अगेन फेमस टूल है। एसएस है जो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, क्वेरिंग, ठीक है। इनका काम मिलता ही जुलता होगा डेफिनेटली, क्योंकि दोनों रिपोर्टिंग या एनालाइज़ कर रहे हैं डेटा को, है ना। और हर टूल की एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, तुम्हारे कंपैटिबल है कि नहीं, तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारे लिए यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, ये सारी स्पेसिफिकेशंस देखी जाती हैं और बाकी काम हो जाता है, ठीक है। ये मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, हटा दूँगा एक बार, ठीक है। बाकी तो इतना ही था। ये है हमारा वो पेपर जो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, जिससे कि तुम्हें देखने में आसानी हो, और सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, एक क्वेश्चन छोड़ के, जो कि डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट्स हैं। मैं अब जब क्वेश्चन पेपर तुम्हें एंड टर्म का बताऊँगा प्रीवियस ईयर का, तब मैं उसको ले लूँगा वहाँ पे, इसलिए मैं बार-बार रिपीट ना हो जाए, इसलिए करा। ठीक है, तो होप तुम्हें समझ आया होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।